आप सबको मेरा नमस्कार। एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर जिस पर हमने अपना जवाब और बहुत सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव जवाब चुनाव आयोग को दिया है, उस पर चर्चा करने के लिए आज आपके सामने आए हैं। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड के अपने एक भाषण में पहली बार रेवड़ी शब्द का इस्तेमाल किया। यह चौंकाने वाली बात है और थोड़ी विस्मय वाली बात है कि चुनाव आयोग उसके बाद जागा और उन्होंने फ्रीबीज, रेवड़ी ऐसे शब्दों पर एक बहस करने के लिए राजनीतिक दलों से उनका जवाब मांगा। यह चौंकाने वाली बात इसलिए है क्योंकि इस देश के लोकतंत्र के प्रहरी जो संस्थाएं हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करें, अपने अधिकार क्षेत्र में एक्ट करें, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की 16 जुलाई की रैली के भाषण के बाद जब चुनाव आयोग हरकत में आता है और उस प्रभाव में कुछ करता है तो थोड़े सवाल जरूर उठते हैं, उनकी विश्वसनीयता पर, उनकी साख पर, उनकी प्रतिष्ठा पर। और मेरा अपना मानना है कि ये जो रेवड़ी का डिबेट है, जो ये रेवड़ी की चर्चा है, ये कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में जा रही है। हम एक लोकतंत्र में रहते हैं जहां पर जनमत सर्वोपरि है। रेवड़ी हो या शर्फी हो या गजक हो, जो भी हो, कुछ चीजों का फैसला एक लोकतंत्र में जनता पर छोड़ देना चाहिए, उनके मत पर छोड़ देना चाहिए, उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। और जनता चुनाव के बाद आपका सम्मान करती है अगर वो आपकी बातें मानकर आपको जिता देती है, और आपको दंड देती है अगर हरा देती है। तो कुछ चीजें जनता के विवेक और मत पर छोड़ देनी चाहिए। उसमें दखल अंदाजी करना मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े करता है। रेवड़ी का डिबेट कहीं ना कहीं एक मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज का भी डिबेट है। आखिर रेवड़ी क्या है? इस देश में बेरोजगारी, कम आय और महंगाई से जूझते हुए लोगों के सस्टेनेंस के लिए भी अगर आप कुछ सहयोग करते हैं तो क्या वो रेवड़ी है? और अगर वो रेवड़ी है तो 10 लाख करोड़ के जब आप कर्जा माफी करते हैं अमीरों की, तो वो क्या है? वो अशरफियां हैं कि वो रेवड़ी कही जाएगी? इस बात पर भी चर्चा हो जानी चाहिए। अगर गरीब के लिए कुछ सरकार करेगी, और इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, अगर गरीब के लिए कुछ सरकार करेगी तो उसको रेवड़ी कहा जाएगा, और जो अमीरों के लिए काम होगा उसको क्या कहा जाएगा? वो इंसेंटिव क्यों है? उसमें फिस्कल प्रूडेंस नहीं याद आती है, इसमें फिस्कल प्रूडेंस याद आती है। मैं क्रमवार तरीके से कुछ बातें आपके सामने रख देना चाहती हूं, और वो बातें रखनी जरूरी हैं। सबसे पहले तो अधिकार क्षेत्र का सवाल आता है, ज्यूरिसडिक्शन। चुनाव आयोग ने हमसे जवाब मांगा था और हमने अपने जवाब में यह विस्तृत उल्लेख किया है कि आर्टिकल 324 जो संविधान का है, उसके तहत फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, उनका कार्यक्षेत्र है, उनका कर्तव्य है। और इसीलिए चुनाव आयोग ने समझ दिखाते हुए राजनीति में दखल अंदाजी करने से परहेज किया है पास्ट में। चैप्टर 19A ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 कमीशन को यह निर्धारित करने में मदद जरूर करता है कि क्या वैधानिक है और क्या असंवैधानिक है, क्या लीगल है और क्या इल्लीगल है। और इसी के चलते सांप्रदायिक लफ्फाजी, बयानबाजी, नफरती भाषण और अत्यधिक प्रभाव, अनड्यू इन्फ्लुएंस का समाधान करना आयोग का काम है। लेकिन क्या आयोग का काम यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के सामने क्या वादे करती हैं और लोग उन वादों से कितना प्रभावित होकर उनको वोट करते हैं, कितना विश्वास जताते हैं,
हमारा अपना मानना है कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो पहली बात हो गई अधिकार क्षेत्र की। दूसरी बात हो गई एनफोर्सेबिलिटी की, कि जो कानून बने हुए हैं उनका कितना पालन हो रहा है, उनकी कितनी देखरेख हो रही है, उनका कितना कार्यवान हो रहा है। हमें यह कहने में बिल्कुल परहेज नहीं है कि हमारा कानून कहता है कि सैन्य बलों का इस्तेमाल चुनाव में कोई राजनीतिक दल नहीं करेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने तमामों पोस्टरों के तहत, भाषणों के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी ने और अमित शाह जी ने सैन्य बलों का प्रयोग किया। हम इस पर आयोग के पास गए और आयोग ने उनको क्लीन चिट दी। आयोग के सामने बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं और हमारा मानना है कि पहले उन ज्वलंत मुद्दों का निर्वहन कर लीजिए, बाकी बातें तो बाद में करिएगा। चाहे इंडियन रेलवेज का दुरुपयोग करना हो प्रचार के लिए, ऑफिशियल एजेंट्स का बार बार मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन करना हो, प्रचार प्रसार करना हो निर्धारित समय के बाहर, ये सारे काम राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी ने और प्रधानमंत्री मोदी ने किए हैं। इसकी सबकी सबमिशन हमने इलेक्शन कमीशन को बार बार दी है और लगातार उनको क्लीन चिट मिल जाती है। तो हमारा अपना मानना है कि सबसे पहले तो जो कानून बने हुए हैं उनको क्रियान्वित किया जाए, बाकी अधिकार क्षेत्र तो बाद में बढ़ाने की बात की जाए। अब यहां पर एक और बात आती है और यह बात है डेफिनेशन की, जो मैंने पहले भी कहा कि चुनाव आयोग कैसे डिसाइड करेगा फ्रीबी क्या है। एक गरीब मजदूर को जिसकी आय चली गई है, एक गरीब किसान को जिसको उपज का पैसा नहीं मिलता है, दिहाड़ी करने वाले जो आत्महत्या कर रहे हैं, अगर उनके परिवारों को थोड़ी सी सहायता सरकार देती है, जो इसका मॉरल दायित्व है, नैतिक दायित्व है सरकार का देना, उसको कौन फ्रीबी डिसाइड करेगा। और अगर आपने उसको रेवड़ी या फ्रीबी मान लिया तो यह भी बात होती है कि आप इसको लागू कैसे करिएगा। क्या आप कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करिएगा, क्या आप पार्टी को बैन करिएगा, क्या आप यह देखिएगा कि कौन से वादे किए गए और कौन से वादे पूरे किए गए। क्या आप हर इलेक्शन रैली में जो बड़े बड़े जुमले छोड़े जाते हैं भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से मोदी जी के द्वारा, उन पर कार्रवाई करिएगा। और इसकी एक लंबी फहरिस्त है, उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। तो हमारा अपना मानना यह है कि जो समस्याएं है ही नहीं उसका समाधान ढूंढा जा रहा है, लेकिन जो ज्वलंत समस्याएं हैं, जो लोकतंत्र को कमजोर करती हैं, उस पर आयोग चुप है और उसकी समस्याओं के बारे में बात नहीं हो रही। और अब मैं आपको क्रमवार तरीके से बता देती हूं कि रिस्पॉन्सिबल वादे क्या होते हैं और कैसे पूरे किए जाते हैं, और इर्रिस्पॉन्सिबल जुमलेबाजी क्या होती है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में मनरेगा की बात करी, हमने अपना वादा पूरा किया और आज मनरेगा संजीवनी बनके ग्रामीण क्षेत्रों में खड़ा है। हमने अपने घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा की बात करी, हमने वो अधिनियम बनाया और यह सच है कि उसी के चलते आज लोगों की थाली में भोजन है। हमने अपने घोषणा पत्र में शिक्षा के अधिकार की बात करी, सूचना के अधिकार की बात करी और उसको करके दिखाया। यह रिस्पॉन्सिबल वादा किया, लोगों ने हम पर विश्वास जताया और हमको चुनाव जिताकर अपना विवेक और अपना मत का अधिकार का प्रयोग किया। अब भारतीय जनता पार्टी ने भी बड़े सारे वादे किए, तो जब रेवड़ियों की बात होगी तो ये सारे वादे आएंगे। हर साल 2 करोड़ नौकरी बनने का वादा था, 15 लाख हर अकाउंट में जाने का वादा था, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनानी थी, 2022 तक हर किसान की आय दोगुनी होनी थी, 2022 तक पक्के घर होने थे, 24 घंटे बिजली होनी थी, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बिठाया जाना था, वो अलग बात है कि उस पर भी जीएसटी लग गया, महंगाई कम होनी थी, लेकिन ये सब बड़े बड़े जुमले निकले। तो ये रेवड़ियां थी। इन रेवड़ियों का क्या होगा, इसके बारे में जवाब भारतीय जनता पार्टी देगी या चुनाव आयोग देगा, लेकिन यह भी एक ज्वलंत सवाल है अपने आप में। और जैसा कि हमने पहले कहा
कि रेवड़ी एक तरफ और अशर्फियां एक तरफ, 10 लाख करोड़ से ज्यादा बट्टे खाते में डाल दिए गए इस देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों के लोन। वो क्या था? वो रेवड़ी थी, वो अशर्फी थी, वो खुद ब खुद सोने की थाली थी, वो क्या था? इसके बारे में भी सवाल होगा आज, इसके बारे में भी चर्चा होगी। कॉर्पोरेट टैक्स कट करना क्या था? आप स्टार्टअप को इंसेंटिव देते हैं, आप इंडस्ट्री लगाने पर टैक्स इंसेंटिव देते हैं, फ्री बिजली की बात करते हैं, करनी चाहिए। लेकिन अगर एक तबके के लिए ये इंसेंटिव है तो दूसरे तबके के लिए जो सस्टेनेंस है उसको कैसे नकारा जा सकता है? वो कैसे फ्री भी बन गया? और यह भी सच है कि चुनाव है तो दूध के दाम सारे देश में बढ़ेंगे, गुजरात में नहीं बढ़ेंगे। सीएनजी और पीएनजी के दाम सारे देश में बढ़ेंगे, गुजरात में घटाए जाएंगे। अमित शाह जी गुजरात में जाकर फ्री सिलेंडर का दावा करते हैं। ऐसा दावा तो प्रधानमंत्री जी ने और अमित शाह जी ने यूपी में किया था। दिवाली में कितने लोगों को फ्री सिलेंडर होली दिवाली मिला, इसका भी उल्लेख हो जाए। तो असलियत यह है कि चुनाव में लफाजी करना एक बात है, लोगों की सुरक्षा, लोगों की सस्टेनेंस पर बात करना दूसरी बात है। और ये एक मिसप्लेस्ड डिबेट है। इस डिबेट की वेलफेयर स्टेट में और लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। हर पार्टी अपने विवेक अनुसार, हर पार्टी अपनी क्षमता अनुसार, हर पार्टी विचार विमर्श करके ऐसी बातें जनता के सामने रखती है। जो ऐसा नहीं करते हैं जनता उनको नकार देती है, जो ऐसा करते हैं अगर जनता का विश्वास है तो उसको जिता देती है। कुछ चीजें लोकतंत्र में, लोकहित में जनता पर छोड़ देनी चाहिए, उनके विवेक पर, उनके सामंजस्य पर, उनके मताधिकार के लिए छोड़ देनी चाहिए। हर चीज को प्रधानमंत्री की रैली के बाद एक मुद्दा बनाना सर्वथा गलत है। आपके सवालों का स्वागत है। हम आपके साथ जो हमने इलेक्शन कमीशन को अपना ये वक्तव्य दिया है, जो अपना रिस्पांस दिया है, वो जरूर साझा करेंगे। उसको देख लीजिए आप लोग। उसमें हमारी विस्तृत रूप से क्या पोजीशन है इस पूरे मुद्दे पर वो है। और चुनाव आयोग से हमारी दरख्वास्त है, चुनाव आयोग से हमारी रिक्वेस्ट है, चुनाव आयोग से हमारा असर्शन है कि जो मुद्दे ज्वलंत और आपके सामने हैं, जो आपके एकाधिकार में है, जो आप ही के कानून क्षेत्र की चीजों का उल्लंघन करते हैं, पहले उनका समाधान करिए, पहले उस पर एक्ट करिए। धन्यवाद।